नमस्कार। चौपाल कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। किसान भाइयों, चौपाल कार्यक्रम में हम किसानों से बेहतर बातचीत कर संबंध स्थापित करते हैं, फिर उनकी सफलता की कहानी जानते हैं, फिर किसानों की समस्याओं को जानकर अपने योग्य कृषि विशेषज्ञों के माध्यम से उनकी समस्या का समाधान कराते हैं। किसान भाइयों, आज की चौपाल में प्रदेश के विभिन्न गाँव के विभिन्न सफल किसान आए हैं, साथ में कृषि विशेषज्ञ पधारे हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे करा देता हूं। डॉक्टर JN कनौजिया साहब, आप प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र निछावर के, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर विवेक अग्रवाल जी, आप पशु चिकित्सा महाविद्यालय महू से पधारे हैं। आप हमारे किसान भाइयों को दुधारू पशुओं को गर्मियों में कैसे देखभाल करना चाहिए इस संबंध में जानकारी देंगे। डॉक्टर अशोक वर्मा जी हैं, आप भी कृषि वैज्ञानिक हैं, आप भी हमारे किसान भाइयों को उचित जानकारी देंगे। अब मैं किसान भाइयों से कहूँगा अपना परिचय दें। बहन जी, अपना परिचय दें आप। मेरा नाम ललिता कुशवाहा है, मैं ग्राम सिमरिया, जिला रीवा, मध्य प्रदेश से आई हूँ। हमारे यहाँ सब्जियों की खेती होती है। मेरा नाम महेश कुशवाहा है, ग्राम बिजलोन से आया हूँ, मैं खेती करता हूँ। मैं दिनेश पाराशर, ग्राम बीलखड़ा से आया हूँ। सब्जी की खेती और डेयरी का काम भी करता हूँ मैं, और गेहूं की खेती भी करता हूँ। जी नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, ग्राम रातीगढ़, जिला भोपाल से आया हूँ। मैं पशुपालक हूँ। मैं ग्राम ढाबोटी से आया हूँ, जिला सीहोर का रहने वाला हूँ और कृषि भी करता हूँ, बागवानी भी लगाता हूँ। सर, मैं ग्राम देखेड़ी से चंद्रपाल ठाकुर, मैं कृषि कार्य करता हूँ। नाम बताओ अपना। चंद्रपाल ठाकुर। मैं रवि कुशवाहा, मैं ग्राम बिजलोन से आया हूँ, जिला सीहोर। किसे सबको नमस्ते, मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। मैं छिंदवाड़ा जिले के तामिया तहसील में ग्राम पुरतला से मैं खेती करता हूँ। 20 एकड़ की ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि हमारे साथ ये विभिन्न अंचलों के विभिन्न किसान थे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर JK कनौजिया साहब से अनुरोध करूँगा कि वो इस समय हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी दें कि इस समय उद्यान की फसलों में क्या क्या सामयिक काम करना चाहिए हमारे किसानों को, जिससे उत्पादन बढ़ सके। जी दिनेश जी, धन्यवाद। और सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। देखिए, वर्तमान समय में जो हमारी उद्यानिकी फसलें हैं, मुख्य रूप से उसमें जो फलदार वृक्ष है, जिनमें फलों का राजा जो आम है, इस समय पूरी तरीके से उस पर फलन प्रारंभ हो गया है। छोटे छोटे फल लगने प्रारंभ हो गए हैं। ख़ास तौर से गर्मियों के समय में आम ही हमारे पास एक, हमारे पूरे प्रदेश में एक ऐसा फल है जो कि हमारे किसानों के आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस समय आम के बगीचों में जो विशेष तौर से सावधानियां बरतनी है, उनमें मुख्य रूप से पौधों की सिंचाई का जो कार्य है। पानी की थोड़ी सी भी नमी होने पर फल झड़न की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ जैसे ही फल हमारे मटर के दाने के आकार के बड़े हो जाते हैं, तो इस समय पर आम में रोग और कीटों के प्रकोप की संभावना रहती है। तो जो अनुशंसित कीटनाशक रोगनाशक दवाइयाँ हैं, उनका उपयोग हमारे किसान भाई जरूर कर लें। और पोषण प्रबंधन एक तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब हमें फल की गुणवत्ता लेनी है, फलों से ज़्यादा उत्पादन आम से लेनी है, तो उस आम के बगीचों में उनकी उम्र के अनुसार जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और कुछ विशेष तौर से सूक्ष्म पोषक तत्व, जिनमें मुख्य रूप से बोरान और जिंक जैसे पोषक तत्वों का उपयोग हमारे किसान भाई जरूर करें। पौधों में बेहतर तरीके से रोग और कीट प्रबंधन के लिए बोर्डो पेस्टिंग का काम आवश्यक रूप से किसान भाई पूर्ण कर लें। इन बातों का ध्यान में रखते हुए किसान भाई हमारे आम के अपने बगीचों से गुणवत्तापूर्ण जो फसल है उसको प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि के चहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण योगदान है हमारे किसान भाइयों का, हमारे कृषि विशेषज्ञों का। जैसा कि डॉक्टर जिनेंद्र कुमार जी ने हमें बताया कि हमारे किसान भाई अपनी फलों के में अगर सामूहिक काम करें, वैज्ञानिक ढंग से करें, तो निश्चित तौर से उत्पादन बढ़ेगा और हमारे किसान भाई आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। डॉक्टर विवेक अग्रवाल जी, जिन किसान भाइयों के पास दुधारू पशु है और आप भी जानते हैं कि गर्मी पड़ने लगी, तो कैसे देखभाल करें वो? सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि गर्मी का सीजन शुरू हो गया है और हम लोग जो सावधानी रखते हैं, अगर वैसे ही सावधानी अगर हम जानवरों के साथ रखेंगे तो गर्मी का जो प्रकोप है वो कम हो जाएगा।
गर्मी के कारण जैसा कि आप सभी किसान भाइयों को पता है कि जो हमारे दुधारू गाय भैंस होते हैं उनमें दूध की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है और यह समस्या जो ज़्यादा दूध देने वाले जानवर होते हैं उनमें ज़्यादा होती है। उसका मुख्य कारण ये होता है कि सीधी सी बात है कि जो जानवर जितना ज़्यादा दूध देगा मतलब उसकी चयापचय प्रक्रिया उतनी तेज होगी, उतनी ही शरीर के अंदर गर्मी उत्पन्न होगी, जो कि और विपरीत प्रभाव डालती है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि गर्मी जैसे ही शुरू हो जाती है तो हमको जो बोरे या टाट होते हैं उनको गीला करके शरीर पर रख देना चाहिए, ताकि जो है ऊपर की जो खाल है वहाँ पर जो खून की नलियाँ हैं वो थोड़ी संकुचित हो जाएँ, ताकि ऊष्मा का जो बाष्पीकरण है वो कम से कम हो और जानवर जो है अपने पानी को संरक्षित करके रहे। एक बड़ा प्राकृतिक तरीका है जिससे कि हम जानवरों में होने वाले गर्मी के प्रकोप से बच सकते हैं। इसी के साथ साथ भैंसों में ये समस्या गायों की तुलना में ज़्यादा होती है, इसलिए हमको ये पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हर 3 से 4 घंटे में एक बार पानी उसको जरूर दिया जाए, ताकि वो आवश्यकता के अनुसार पानी को ले ले। इसी के साथ साथ जो उनका आवास है उसके चारों तरफ हमको खस की टटियाँ या बोरे लगा देना चाहिए, जिनको पानी से गीला करते रहना चाहिए, ताकि जो हवाएं चल रही हैं वो हवाएं जो हैं उनके माध्यम से नमी वाली हवाएं हैं, एकदम सूखी हवाएं ना हैं। और उनका जो आवास है उसकी छत पर अगर एस्बेस्टस या टीन की अगर चादरें लगी हुई हैं तो उसके ऊपर हमको घास या पुआल वगैरह डाल देना चाहिए, ताकि जो है तापक्रम कंपैरेटिवली कम रहेगा। इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो ग्रीष्म काल में हम पशुओं को उसके लिए तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, जिन किसान भाई पशुपालक भाइयों के पास दुधारू पशु हैं उन्हें गर्मियों में एक खास देखभाल रखना चाहिए, सर्दियों में भी रखना चाहिए, बरसात में भी रखना चाहिए, जिससे उत्पादन में कमी नहीं आए। किसान भाइयों, चैत का महीना चल रहा है, हमारे किसान भाई इस समय कटाई, गहाई और भंडारण में लगे हैं। इसके बाद खेत खाली हो जाएंगे, तो उस समय किसानों को क्या काम करना चाहिए, इस संबंध में डॉक्टर अशोक वर्मा जी अपनी बात कहेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि अभी ग्रीष्मकालीन प्रारंभ होने वाली है और ग्रीष्मकालीन का समय है अभी सब्जियों का, और अगर मान लो किसान भाई अगर मूंग लगा सकते हैं या जिनके पास पानी की सुविधा है वो मूंग भी काफ़ी एरिया में मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि काफ़ी एरिया हरदा, होशंगाबाद और ज़्यादातर सब जिलों में मूंग लगने लगी है। और मूंग की कुछ वैरायटी मैं आपको बता दूं, जैसे विशाखा है और सम्राट है, PDM 139, ये अच्छी वैरायटी मध्य प्रदेश के लिए अनुशंसित वैरायटी हैं और इनका ही चयन करें मध्य प्रदेश में जो बोई जा सकती हैं। और बीज का विशेष तौर से मैं आप लोग को किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा कि बीज बोने के पहले बीज उपचारित जरूर करें। मूंग की फसलों में आपको फफूंदनाशक, कीटनाशक से उपचारित करें, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा फसल आपकी जर्मिनेशन करेगी, तो उसके बाद ये सकिंग इंसेक्ट का बहुत अधिक प्रकोप आता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा या तापमान में बढ़ोतरी होगी, सकिंग इंसेक्ट यानी चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप आता है। उसके लिए आपको बीज उपचार करेंगे तो आपको जो स्प्रे है कीटनाशकों का कम से कम करना पड़ेगा। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जैसे अभी सब्जियों का प्रारंभ, अगर ग्रीष्मकालीन सब्जियां हैं उसकी भी आप अगर मान लो इसका उत्पादन करते हैं किसान भाई, तो ग्रीष्मकालीन सब्जियों में लौकी, गिलकी, जितनी भी बेल वाली फसलें हैं, लौकी, गिलकी, कद्दू, करेला, विशेषकर भिंडी और ये चीज़ें का ज़्यादा उत्पादन किसान भाई इस सीज़न में करते हैं, क्योंकि सीजनल फसल या सीजनल सब्जियां जो हम कहते हैं तो इसमें किसान भाई को उत्पादन भी अच्छा होता है टेम्परेचर के हिसाब से या मौसम के हिसाब से, और उसमें कीड़ों और रोगों का प्रकोप भी कम होता है। लेकिन किसान भाई ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर मान लो जो भी नर्सरी लगा रहे हैं तो नर्सरियों का अच्छे से बीज उपचार कर लें, ट्रीटमेंट कर लें, और उसके बाद ही हम खेत में आवश्यकता अनुसार जो पानी है उसके हिसाब से ही हम जिसकी आवश्यकता है उसके हिसाब से सब्जियों का ट्रांसप्लांट करें। लौकी, गिलकी ये डायरेक्ट किसान भाई लगा सकते हैं, भिंडी भी डायरेक्ट लगाई जाती है। और जो जैसे आप गर्मी ग्रीष्मकालीन में अगर मान लो बैगन लगाना चाहते हैं, टमाटर का हम विशेषकर देखते हैं कि टमाटरों का मध्य प्रदेश में हमने ये देखा है कि टेम्परेचर अधिक बढ़ जाता है तो उसमें आपको सावधानी अधिक रखनी पड़ती है। और गर्मियों में अभी जैसे टमाटर के मूल्य भी काफ़ी कम हो गए हैं, अब गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी तो हमारा मध्य प्रदेश का जो एरिया में टमाटर का प्रोडक्शन कम होगा, तो उसमें हमें विशेष ध्यान रखनी है
तापमान से किस तरह से बचना है और कौन कौन से कीड़े और रोगों से बचाव करना है, इस पे आपको किसान भाइयों को विशेष ध्यान रखना है इस सीज़न में। तो डॉक्टर अशोक वर्मा जी ये बता रहे हैं कि जो किसान भाई जिनके पास पर्याप्त सिंचाई के साधन हैं उन्हें ज़रूर सब्जी खेती करना चाहिए, क्योंकि किसान के लिए एक ATM होता है सब्जी। वो तत्काल बाजार में जाए और ख़रीद ले, लेकिन अगर वे वैज्ञानिक ढंग से खेती करें सब्जियों की तो निश्चित तौर से उत्पादन बढ़ेगा और फल भी स्वस्थ रहेगा, सब्जी भी स्वस्थ रहेगी। किसान भाइयों, हमारे बीच में एक सफल किसान हैं। सबसे पहले वे हमारी बहन है ललिता जी, मैं उनसे कहूँगा कि अपनी सफलता की कहानी बताएं, हमारे प्रदेश की बहनों को, देश की बहनों को ये बताएं कि महिला कितनी बढ़िया खेती करके आगे बढ़ सकती हैं। सर, खेती हमारा पुश्तैनी व्यवसाय रहा है। हमारी दादी मम्मी लोग, मतलब हमारा जितना भी पूरा परिवार है सब कृषि मतलब सब्जियों पर ही आधारित है। और सब्जियों की हम मतलब हमारे यहाँ भी जो हरी सब्जियाँ लगी हैं गर्मियों की, भिंडी है, गिलकी, लौकी, और ये बड़े मात्रा में उत्पादन होता है और ये उत्पादन घर के सभी लोग इसमें सहयोग करते हैं। सर से मेरा एक सवाल है कि जैसे हम लोग अभी तो जो हरी सब्जियां हैं वो तो ठीक है, वर्तमान खर्चा हमारा उसी से चलता है, पर जैसे बरसात आती है, बारिश ज़्यादा होती है तो हमारे यहाँ क्या होता है कि सब्जियों का उत्पादन थोड़ा सा कम हो जाता है। तो हमारी जो अभी फसलें हैं जैसे लहसुन होती है, प्याज होती है, आलू होती है, तो हम उसको स्टोर रखना चाहते हैं कि कुछ समय तक रहे, जब हमारे पास एक तो उस समय दाम भी अच्छे मिल जाते हैं बरसात के टाइम पे। भंडारण के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम जब रखना चाहते हैं तो कई बार हम उसका रख रखाव तो कर लेते हैं लेकिन वो सड़ने लगती है और इल्ली, उसमें लहसुन में थोड़ा सा इल्लियाँ आ जाती हैं। तो ये हम सावधानी कैसे बरतें हैं, उसका रख रखाव कैसा करें? सही कहा आपने ललिता जी कि देखिए 2-3 कारण होते हैं भंडारण में। आपको जैसे लहसुन प्याज की आपने बात करी, लहसुन प्याज में क्या होता है, आपको ऐसी रैक्स बनानी है या आपका जो भी भंडार गृह हो उसमें आप इस पट्टियों जैसे या बांस की कुछ ऐसे बांध दें ताकि उसको प्रॉपर हवा मिल सके। उसमें हवा की आवश्यकता होती है। बिना, अगर मान लो आपने एक के ऊपर एक कर दिए, कंटिन्यूस कर दिए, तो नीचे अगर मान लो एक प्याज या 2 प्याज सड़ गई है तो वो पूरे धीरे धीरे सभी प्याज को सड़ा देगी। इसी प्रकार लहसुन में भी है। इसको आप इसके जो भंडार गृह होते हैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप अगर चाहें तो आपके पास जगह हो तो उसको एक कच्चा रूप से बना सकते हैं और टेम्परेरी भी बना सकते हैं। अगर मान लो आपके पास थोड़ी सी जगह हो या व्यवस्था हो तो एक तो लेयर हो, आपके बांसों की पट्टियाँ बना के आप उसकी लेयर बना लें और ऊपर तक आप उसको भर दें। और उसमें ये ध्यान रखें कि हवा का या खिड़कियाँ ऐसी हों या जालीदार हों जिससे हवा का आवागमन हो सके। तो उस समय आप जैसे रेट आपके प्याज के जब आपके बढ़ जाएं तब आप थोड़ा थोड़ा करके निकाल सकते हैं। और बीच में आप ज़रूर जब भी आप भंडारण करें तो बीच में आप उसको निरीक्षण ज़रूर करते रहें कि ऐसा तो नहीं उसमें जैसे प्याज सड़ता है तो स्मेल आने लगती है कि कुछ एरिया में आप उसको पलटते रहिए, बीच में ऐसा लग रहा हो उसमें कि सड़ने की अवस्था लग रही है। या विशेषकर जब बारिश में आप हो तो उसमें नमी का ध्यान रखें कि बारिश के समय क्या है, अपन नमी ऐसा ना हो उसमें पानी की बौछार चले या पानी अंदर चले आए तो नमी ज़्यादा हो जाएगी तो उससे भी सड़न चालू हो जाती है प्याज में। तो एक तो उसमें प्रॉपर हवादार की व्यवस्था हो या वेंटिलेशन प्रॉपर हो और दूसरा उसमें नमी का ध्यान रखें विशेषकर। और जैसे आपने बताया है लहसुन में कीड़े आ जाते हैं तो लहसुन जब आप भंडारण करें तो अच्छी तरह से वो देख लें कि उसमें नमी, उसमें ज़्यादा मात्रा में नमी ना रहे जब उसको भंडारण कर रहे हो। नमी की जो मात्रा है जब उसको खोल के देखें तो ज़्यादा मॉइस्चर ना हो, उसको प्रॉपर सुखा लेंगे तब ये समस्या नहीं आती। अगर मान लो नमी ज़्यादा होगी तो उसमें कीड़े रहते हैं और वो उसके अपनी मान के चले भंडार गृह में कहीं ना कहीं से उसके अंडे या जब अपन इसको तुड़ाई करते हैं या कटाई करते हैं तो अंडे उसमें रह जाते हैं। तो अंडे रहने के कारण धीरे धीरे जब उसका समय आता है अंडे से लार्वा प्यूपा बनने का तो उसमें से अंडे से जब लार्वा निकलेगा तो वो अंदर अंदर लहसुन को खाने लगता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें मॉइस्चर ना हो। और अगर मान लो संभव हो तो कोई कीटनाशक तो वैसे नहीं डालना चाहिए बाद में, लेकिन आजू बाजू जो आप दीवारों पे या आजू बाजू जो दीवारें हैं, छतें हैं, उस पे आप उसमें कोई कीटनाशक से उसको ट्रीटमेंट कर दें तो ये प्रकोप आप कीड़ों से बच सकते हैं। जी जी। तो किसान भाइयों, फसल कोई सी भी हो, सब्जी हो, लहसुन हो, प्याज हो या गेहूँ हो या चना हो, भंडारण के पहले उसको सुखा लें और समुचित ढंग से उसका वैज्ञानिक तरीके से भंडारण करें तो ये फसल आपकी सुरक्षित रहेगी, कुछ दिन तक आपके पास भंडारण रहेगी और जब अच्छा भाव मिलेगा तब आपको उसको बेच दें
और कोई किसान भाई कुछ जानना चाह रहे हैं? सर सब्जियों में सर मैं पहले पिताजी वगैरह सब खुले में खेती करते थे, लेकिन अब थोड़ी सी जानकारी मिलने के बाद हमने एक नेट हाउस तैयार करवाया हॉर्टिकल्चर के, और उसके अंदर शिमला मिर्ची की खेती कर रहे हैं, जिससे पानी की भी बचत हो रही है और खाद पानी जो है पौधों को सही समय पे मिल रहा है, तो पैदावार भी अच्छी आती है। नेट हाउस में जो खेती कर रहे हैं तो सर उससे डबल बेनिफिट खुलेगी अपेक्षा, तो काफ़ी अच्छा योगदान है सर हॉर्टिकल्चर की वजह से कि जो किसानों को अभी मिल रहा है, और जो ड्रिप और खाद अपन जो देते हैं वो पौधों को बिल्कुल पूरी तरह से मिलता है। बस पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कभी कभी कि पौधों में एकदम उकटा रोग लग जाता है, तो उसके लिए सर आप कोई उपचार बताएं। देखिए उकटा रोग का सबसे अच्छा उपाय है कि बीज उपचारित करें। और उकटा पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छा सक्सेस है, ऑर्गेनिक में आता है। ट्राइकोडर्मा से आप उपचारित करेंगे तो आपको ये मान के चलिए उकटा रोग आएगा नहीं। दूसरा एक आता है जड़ गड़न आती है, उसमें भी आपको ट्राइकोडर्मा काम कर जाएगा। ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास दोनों को मिला के आप बीज उपचारित कर देंगे तो आप इससे काफ़ी हद तक आपके पौधों को बचा पाएंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं ट्राइकोडर्मा के। सर मैं दिनेश पारा सर ग्राम बीलखड़ा में गेहूं की खेती करता हूं और डेयरी भी करता हूं थोड़ी। सर मैं अग्रवाल सर से पूछना चाहता हूं सर, गिर गाय बार बार रिपीट होती है, दूसरी गर्मी में टिक्स का प्रभाव बड़ा बढ़ जाता है, उससे किसान बड़ा परेशान रहता है सर। यह आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गिर गाय बार बार गर्मी में आ जाती है, जिसको हम रिपीट ब्रीडिंग कहते हैं। देखिए जो बार बार गर्मी में आना होता है उसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मोटे तौर पर अपन ये समझें कि गर्मी के समय जो स्राव आता है अगर वो पारदर्शी स्राव है, कांच जैसा है, और अगर बहुत आम बोलचाल की भाषा में समझें जैसे जब हम अंडे को फोड़ते हैं तो अंडे का जो सफ़ेद वाला भाग होता है उस तरह का अगर पारदर्शी है और अगर दोनों उंगलियों के बीच में लेने पर उसमें तार बन रहा है तो इसका ये मतलब है कि उसमें कोई भी संक्रामक रोग होने की संभावना ना के बराबर है। तो लेकिन रिपीट ब्रीडिंग में आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसका संभावना बहुत ज़्यादा है कि उसके अंदर खनिज तत्वों की कमी हो। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है कि जहाँ पर कांच जैसा पदार्थ बाहर आ रहा है, पारदर्शी आ रहा है, तो हमको खनिज तत्व जानवर को दिए जाने चाहिए। और अगर जो श्राव आ रहा है उसमें अगर दूध की फुटकियाँ हैं, इसका ये स्पष्ट मतलब है कि उसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन होना चाहिए। उसके लिए हमें किसी कुशल पशु चिकित्सक को बुलाकर बच्चेदानी में उसके अनुसार दवाई डलवानी चाहिए। दूसरा प्रश्न आपका था कि किलनी, जिसको हम इंग्लिश में टिक्स कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में गिचोड़ी कहते हैं, जो गर्मी आने के साथ साथ जानवरों पर बहुत बढ़ जाती हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसमें सबसे इसका अच्छा इलाज होता है कि अगर हम जानवर का रोज़ खुरैरा करेंगे तो होता क्या है कि जो किलनी होती है वो अपना मुंह पक्का नहीं कर पाती। मुंह पक्का नहीं कर पाती मतलब खून नहीं चूस पाती है। जब उसका पेट नहीं भरेगा तो वो जो दरारें होती हैं वहाँ पर जाके अंडे नहीं दे पाएगी, यानी कि हमने वहीं उसकी जो उसका जीवन चक्र है उसको रोक दिया। तो अगर हम जानवर का रोज़ खुरैरा करेंगे तो आप ये मान कर चलिएगा कि उस फार्म से ये टिक्स की समस्या खत्म हो जाएगी। और इसी के साथ साथ उसी जानवर का बिना कुछ खिलाए हुए अगर वो जानवर दूध देने वाला है तो आप 15 से 20 दिन के अंदर देखोगे एक गिलास करीबन 200 ml के आसपास दूध बढ़ जाता है। अन्यथा होता यह है कि हम कितनी भी किलनी नाशक दवाइयों का स्प्रे कर लें, अगर मान लो पहले 100 किलनी थी तो बाद में वो 150 हो जाती हैं। क्यों? उसका कारण है कि उसकी जो किलनी होती है वो आसपास के वातावरण में बहुत ज़्यादा छिपी हुई रहती है। तो अगर हम इस तरीके से समेकित उपचार करेंगे तो संभवतः कि वो किलनी की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। जी नमस्कार, मैं मनीष शर्मा। मैं सर अग्रवाल सर से एक सवाल करना चाहूँगा। अभी सर गर्मी का सीज़न चालू हो गया है, कई लोगों के पास पानी ख़त्म हो गया है, तो जो हरा चारा जैसे बरसिंग है जो हम लोग गाय भैंस के लिए बोते हैं वो ख़त्म हो गई है। तो अब क्या है कि सर इससे कैल्शियम की काफ़ी कमी आ जाएगी चारा ख़त्म होने से हरा। तो सर उसकी कैल्शियम बढ़ाने के लिए गर्मियों में HF को ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये जो हरा नहीं होने से जो अपन जो सूखा भूसा देते हैं चुनी के साथ में, तो सर इससे कई बार गाय भैंस को दस्त लग जाते हैं। तो सर उससे निपटने के लिए आप क्या जानकारी देंगे? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। आपके दो बिंदु थे, एक तो था कि चूँकि हरा चारा कम होने के कारण कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो जो हरा चारा कम होने के कारण जो कैल्शियम की कमी होती है उसके लिए सबसे एक अच्छा तरीका ये होता है कि जो उसकी नाद होती है जिसमें हम पानी रखते हैं उसमें अगर हम चूने से पुताई करके रखें तो प्राकृतिक रूप से वो कैल्शियम जानवर को मिलता रहता है और एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। अगर इस तरीके से हम करें तो जानवर को पर्याप्त कैल्शियम मिल जाता है। लाड सिंह जी आपका बताया साहब ने, वो प्रैक्टिकल हम लोगों ने करा इस साल। अच्छा। गोबर के अंदर
वो जो दिया समा में पटका और वो कुछ ढक के रख दिया, कुछ पानी छीट दिया। आपने किया था? हाँ जी। तो उससे गेहूं की बढ़त कम से कम तो 54% से ज़्यादा फायदा हुआ, उत्पादन हुआ। अच्छा अच्छा। जहाँ 100 कुंटल निकले थे वहाँ 150 कुंटल गेहूँ निकले इस साल। डॉक्टर साहब देखो आपकी बताई हुई बातों से पूरी जमीन के अंदर करा हमने। हाँ, जितनी हमारी खेती है हमने घोड़े का खाद पटका, उस पर पानी छीटा और फिर वो जो दवाई का नाम भूल गया मैं, क्या नाम है उसका, वो छीट दिया और वो जब मजे आ गए हमने पूरी ज़मीन में दिया उसे, तो बहुत फसल की बढ़ोतरी हुई। दूसरा मैंने आमों में भी दिया, वो जो बचा वो मतलब, तो वो जो पेड़ है उनके अंदर मतलब जो फल लग रहा है वो एक भी अभी नहीं खिले आमों के अंदर। मतलब कटर के अंदर भी मैंने वो बचा जो अभी डाला, सभी पेड़ पौधों के अंदर डाला मैंने। ठाकुर साहब आप बोले। चंद्रपाल नाम है सर, मैं चने और गेहूं की खेती करता हूं सर। डाइकोडर्मा से ही मिला के मैंने गेहूं चने बोए थे। ऊपर सरबती गेहूं में झुलसा रोग लगा और चने जब पकावाते हैं जब उमसते हैं सर, इसके बारे में बताइए। जी वर्मा जी आप बताएं। शुरुआती अवस्था में जो गेहूं पीला पड़ रहा है तो उसका मतलब दो कारण होता है, एक तो आपके पोषक तत्व की कमी है या तो आपके जड़ माहू लगा है। अगर आपने उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब तो सीज़न निकल गया, अगली बार जब लगाएंगे तो जब शुरुआती अवस्था में दो कारण होते हैं, एक तो पोषक तत्व की कमी या आपके जड़ माहू। तो उसमें आपको कोई भी ये मतलब फंगिसाइड भी डाला था मैंने, क्लोरोपारीफास डाला था आपने? हाँ तो क्लोरोपारीफास से तो वैसे चला जाता है, कई बार क्या होता है उस क्लोरोपारीफास से भी नहीं जाता तो दूसरा आपको इंसेक्टिसाइड डालना पड़ सकता है। अगर आपको समस्या आ रही खेत में तो आप पहली बात तो गहरी, अगर आपने 3 साल में गहरी जुताई नहीं करी है तो अब इस साल गहरी जुताई कर दीजिए। 3 साल में मैं 3 साल में गहरी जुताई। हाँ 3 साल में गहरी जुताई आपको करना है। दूसरा मिट्टी परीक्षण कराएं। हाँ दूसरा आप एक बार मिट्टी परीक्षण करा लीजिए, उसमें देख लीजिए कि पोषक तत्व की कमी ज़्यादा तो नहीं आ रही। कई बार क्या होता है हम चीज़ें दे तो रहे हैं लेकिन उसमें कोई चीज़ ज़्यादा है और कोई चीज़ कम है, तो हमें उससे पता चल जाएगा पोषक तत्व कितनी मात्रा में कौन सा पोषक तत्व देना है। अगर उसमें नाइट्रोजन अधिक है या फास्फोरस अधिक है तो हमें वो मात्रा कम करके दूसरे जो पोषक तत्व कम है उसको हमें देने पड़ेंगे। किसान भाइयों, हमारे किसान जब तक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते तब तक अपनी बात को अपने विशेषज्ञ से कहते हैं और हमारे विशेषज्ञ अपने किसान भाइयों को पूरी तरह से संतुष्ट करते हैं तभी बात को ख़त्म करते हैं। हमारे साथ साबिर भाई हैं, अपने बारे में बताएं, सफलता की कहानी बताएं और युवा किसानों को क्या करना चाहिए आमदनी बढ़ाने के लिए। शुरुआत करी थी हमने तो ज़्यादा जानते नहीं थे किसानी के बारे में, लेकिन क्योंकि इंजीनियरिंग करी थी और धीरे धीरे दूसरे किसानों से सीखने को मिला तो अब ऑर्गेनिक करने लगे हैं 20 एकड़ में। और अभी RNTU यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट में। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो आजू बाजू के जो किसान हैं उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो फसलें हैं, उनका जो बेचने का जो बाज़ार है उस पर उनको थोड़ा मार्गदर्शन दे सकें और उस पर काम चल रहा है सर। क्योंकि ऑर्गेनिक कर रहे हैं और थोड़ा एक्सपेरिमेंट वगैरह किया था मेथी पे। मेथी हम अपने बेल्ट में अकेले हैं जो मेथी कर रहे हैं और अच्छी फसल आती है सर, मतलब बहुत अच्छा झड़ता है मेथी। तो मैं सर ये समझना चाह रहा था 2-3 चीज़ें और हम करने की कोशिश करना चाह रहे थे। जो हम किसानी कर रहे हैं उसके लिए हमको अगर अपने आप को प्रोत्साहन करना है, खुद को भी प्रोत्साहित करना है और हम चाहते हैं कि लोग हमसे जुड़ें, तो हमें खेत में एक छोटा सा टूरिज़्म के हिसाब से एक छोटा सा घर बनाना चाहिए जिसमें लोग आके रहें, हमारी किसानी हम कैसे कर रहे हैं उससे जुड़ सकें, हमारे फसलों को देख सकें और ये समझ सकें कि किसान कितनी मेहनत करके ये सब चीज़ें उगा रहा है। सर मैं एक चीज़ इसमें से पूछना चाहूँगा, जैसे सर हमने नींबू का बगीचा भी लगाया हुआ है और आपने हल्दी की बात करी, तो क्या नींबू और हल्दी को इंटरक्रॉप कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ये देखिए हल्दी एक ऐसा फसल है जिसको लगभग 60 से 70% तक सैड में, मतलब अगर छाँव उस पर रहती है, इसको उपयुक्त मानते हैं। बस अब हमें ये ध्यान रखना है कि जल निकासी पर्याप्त हो, मतलब पानी हमारे खेत में ना ठहरता हो। अगर पानी ठहरने वाली ज़मीन हो तो हम जल निकासी की व्यवस्था जरूर कर दें। इंटरकल्चर ऑपरेशन यूं ही अगर हम मतलब नींबू का बगीचा है उसमें वैसे भी फॉलिएज इतना ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा लाइट मतलब ज़मीन पर जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि हम नींबू के बगीचे में हल्दी की खेती जरूर करें। इससे दोनों फसलों को एडवांटेज होता है। असल में
जो भी हम उर्वरक नींबू को या हल्दी को, जो हमारा खाद है, पोषक तत्व जो हम उपयोग करते हैं, चाहे वो जैविक स्रोत से कर रहे हो या हम रासायनिक स्रोत से कर रहे हो, दोनों को ही वो मिलते हैं। खेत हमारा साफ सुथरा रहता है। जहाँ नींबू के बगीचे में अगर हम हल्दी नहीं लगाएंगे तो वहाँ पर घास उगती है, फिर उस घास में कई तरीके के कीट और बीमारियाँ अपना घर बनाते हैं, जो हमारे नींबू के फसल को भी प्रभावित करते हैं। और ख़ासतौर से रस चूसने वाले जो कीट हैं वो ज़्यादा ही लगते हैं। यदि हम हल्दी की खेती किसी भी बागवानी में हम कर देते हैं तो दोनों ही फसलों से हमको आमदनी, अतिरिक्त आमदनी का सबसे बेहतर जो विकल्प है वो हल्दी हमारे लिए है, बागवानी फसलों के साथ साथ। धन्यवाद। तो किसान भाई, अभी आपने देखा कि हमारे नौजवान किसान पढ़ लिख कर खेती की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है और वो चाहते हैं कि आधुनिक ढंग से परंपरागत खेती को जैविक ढंग से करें। ऐसा साबिर भाई ने अनेक प्रश्न किए और आपने बताया कि फार्म में क्या करते हैं। किसान भाइयों, चौपाल का उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारे किसान भाई आपस में मिलें, विशेषज्ञ और किसान मिलें और अपनी अपनी बात कहें और उसको अपनाकर किसान भाई अपनी खेती में अपनाएं तो इससे उत्पादन बढ़ेगा। किसान भाई, अभी आपने देखा कि कितने बेहतर ढंग से हमारे किसान भाई अपनी बात को कह रहे थे और हमारे विशेषज्ञ उसी अंदाज में उनका सटीक समाधान कर रहे थे। तो डॉक्टर जे.के. कनौजिया जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विवेक अग्रवाल जी, आपने हमारे पशुपालक भाइयों को दुधारू पशुओं के बारे में जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद के पास डॉक्टर अशोक वर्मा जी हैं, आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। आप सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद कि आपने अपनी बात कही और अपनी समस्याओं का समाधान कराया। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि हमारे किसान भाई सामयिक कृषि की जानकारी समय पर लेते रहें। जैसे इस समय कटाई के बारे में, इसके बाद भंडारण करना है, मिट्टी परीक्षण कराना है, जैविक खेती करना है। इसके लिए आप निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र में जाएं, कृषि कॉलेज में जाएं या कृषि विभाग के जो निकटतम जो अधिकारी उनसे संपर्क करें। इससे निश्चित तौर से उत्पादन बढ़ेगा और आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ, नए किसानों के साथ चौपाल कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। एक बार ताली बजा के आप अभिनंदन करें सभी किसान भाइयों का।